उत्तराखंड केवल पर्वतों और नदियों की भूमि नहीं, यह संस्कृति, परंपरा और प्रकृति का जीवंत संग्रहालय है और इन्हीं हिमालयी मूल्यों को सहेजने की एक सजीव मिसाल है जौनसार क्षेत्र के मेंद्रत गांव के शिक्षक सुरेंद्र कुमार। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर उन्होंने अपने जीवन को एक अलग दिशा दी, संस्कृति संरक्षण की दिशा। उन्होंने स्थापित किया हिमालयन लोक संग्रहालय एवं शोध संस्थान, जहां आज भी पहाड़ी जीवन की झलक मिलती है। पुराने कृषि औजार, लोक वस्त्र, परंपरागत गहने, लोकवाद्य, लकड़ी की नक्काशी और हिमालयी संस्कृति के जीवंत प्रतीक। यह संग्रहालय केवल वस्तुओं का भंडार नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक सेतु है, जहां अतीत की स्मृतियां वर्तमान के माध्यम से भविष्य तक पहुंचती हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं शाबाश उत्तराखंड। आज हम मिल रहे हैं ऐसे शख्सियत से जिन्होंने हिमालय लोक संस्कृति संरक्षण के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया है। ऐसे शिक्षक सुरेंद्र कुमार आर्यन जी हैं, जो लगातार प्रकृति, संस्कृति और लोक विरासत को संजोने का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एक शिक्षक के तौर पर आपका जो ये रुझान है संस्कृति, प्रकृति की तरफ किस तरह से आया? मैं उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र से, ग्राम मेंद्रत से हूँ। मेरी शुरुआत 2012 में लेखन कार्य में हुई, जिसमें हम जौनसार की पहली पुस्तक आयती नीति का लेखन कर रहे थे। तो उस समय लगा कि जिन चीज़ों को हम लिख रहे हैं वो चीज़ें एक जगह एकत्रित हो जाए। बीच में व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पाया, और फिर हमने 2018 में एक जो SCERT के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक की जो किताबें हैं उनका लेखन का कार्य किया, और इधर डाइट में भी वो कार्य शुरू हुआ। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई कि इन चीज़ों को जो हम यहाँ लिख रहे हैं, जो विलुप्त चीज़ें हो रही हैं, हमारे किताबों में तो आ रही है पर कहीं एक जगह एकत्रित होनी चाहिए। तो मैंने 2012 से एकत्रित करना शुरू कर दिया। इसके लिए एक नौकरी में होते हुए बहुत समय है, नहीं लगता है कि हम कैसे इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो जो शनिवार को मैं निकल जाता था और सोमवार को अपने स्कूल तक आ जाता था, ये जो इतवार और शनिवार रात का टाइम था, दिन का टाइम था, इसको मैंने हर गांव में घूमना मैं यूज किया और वहाँ से सामान को एकत्रित करना शुरू किया। इसके साथ ही जब हमें प्रशिक्षण के लिए देहरादून बुलाया जाता है तो उसमें हमें यात्रा दिवस मिलता है। उस समय का भी सदुपयोग मैंने इस कार्य के लिए किया। मैं सुबह 4 बजे यहाँ से निकल जाता था, गांव में घूमते हुए, और रात को देहरादून पहुँच जाता था। फिर जब वापसी का यात्रा दिवस होता था, सुबह 4 बजे उठ के गांव घूमते हुए मैं वापस अपने स्थान पर पहुंच जाता था। इस तरह से मैंने इनको एकत्रित करना शुरू किया। आज मेरे पास 350 से अधिक पात्र, यंत्र, आभूषण, वस्त्र और यंत्र है। सुरेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास 300 से अधिक वस्तुएं हैं और इनको कलेक्ट करने में समय तो लगता ही है, तो किस तरह से आपके संपर्क थे, कैसे आपने उनको कलेक्ट किया है और कैसे पता चलता था? अब कुछ वस्तुएं तो हमने देखी कि जो 400 साल से अधिक पुरानी है, तो कैसे हुआ ये? पहले मैं गांव-गांव जाता था तो लोगों से बातचीत करता था। लोग मेरी बात को पूरी सुनते भी थे कि हाँ संग्रहालय के लिए चाहिए। पूरी बात सुनने के बाद भी कहते थे कि ना हमारे पास नहीं है। और कुछ लोग दे देते थे और कुछ ने जो है निःशुल्क भी दिया है और कुछ ने बहुत ज़्यादा कीमत भी ली है। फिर मैंने सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाना शुरू किया। मैंने अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि मैं ये कर रहा हूँ और आप मेरी मदद कीजिए। और जो मेरे पास पुरानी चीज़ें थी उनको मैंने उसमें डालना शुरू किया। और उसके बाद में लोगों के रुझान शुरू हुए, एक टीम बनी स्टूडेंट्स की मेरे साथ में। अब वो स्टूडेंट मेरे को बताते हैं कि उनके यहाँ पर एक चीज़ है, आपको चाहिए। तो ऐसे
कार्य बढ़ता गया। और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, टीकाराम शाह जी का एक उदाहरण है कि एक सामान लेके एक कबाड़ी जा रहा था, शाह जी की नज़र पड़ी उसमें, तो उन्होंने उसको रोका और वो चीज़ अपने पास रखी और मुझे कॉल किया कि आइए आपके लिए जो है ये रखा हुआ। तो वो रूम हीटर है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है और मिट्टी तेल से चलता है। तो उन्होंने कॉल की और मैं तुरंत पहुंचा, मैं वहां से उनसे लेके आया। सुरेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया उस तरह से हमारे जो दर्शक हैं उनमें जिज्ञासा पैदा हो रही है कि वो आपका हिमालय लोक संग्रहालय एवं शोध संस्थान मेंद्रत देखना चाहते हैं। जी आइए, ज़रूर चलिए। सुरेंद्र जी, आपके संग्रहालय में बहुत सारी वस्तुएं हैं और बहुत दुर्लभ वस्तुएं हैं। तो ये जो ये बड़ा बर्तन है, ये जो दिख रहा है, ये वाला बड़ा बर्तन बहुत भारी, ये किस काम आता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम खुमड़ा है। अच्छा। और ये हाथ का बना हुआ है। अच्छा। और पीतल का है। अच्छा। इसमें दाल बनाते हैं, संयुक्त परिवार होते थे तो इतनी दाल, आप भात समझ रहे हैं आप, दाल भात इनमें बनता था और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते थे तो बड़ा बर्तन उससे काम आता था। क्या बात। एक दूसरा मुझे दिख रहा है ये लकड़ी का, ये जो लकड़ी का है ये जी, ये तो बहुत भारी है। ये क्या चीज़ है? ये जैसे घर में खाना बच जाता था। हाँ। तो इसमें डालकर जानवरों को खिलाते थे अच्छा, ताकि वो भी अन्न की इज्जत जो है वैसे खुले में ना जाए। अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बैलों के गले की घंटियां हैं। अच्छा। और ये मंडुए को काटने का जो दराती है वो है, मंडुए के काटने की दराती और कुल्हाड़ी वगैरह। और ये पलटा है। अच्छा। लोहार का बना हुआ अपने हाथ का, आज तो पलटा गया, इसको डामन कहते हैं। अच्छा। रोटी पलटने के लिए, क्योंकि मोटी रोटी जो होती है ना कोदे की वगैरह की, उसको पलटने के लिए। क्या बात। एक खास दुर्लभ चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये जो देखेंगे आज की जो पीढ़ी उनके लिए नई चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये असल में एक छानी से, जब आज तक जो है दूसरी जगह जाते थे वहाँ छानी होती थी। हाँ। वहाँ पे जानवर रखते थे। हाँ। तो इसमें मट्ठा दही वगैरह घर लाते थे इसमें। ये अंदर ये लकड़ी का बर्तन है। हाँ, लकड़ी का बर्तन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परोटी। हाँ। इसमें मक्खन लाते हैं। अच्छा, ये वाला। और ये बाहर वाला जो ये इसका बिमल की रस्सी का बैग बनाया हुआ है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आमतौर पे तो वो अष्ट धातु और पीतल तांबे की दिखाई देती है, लेकिन ये जो ये बड़ा अच्छा सुंदर सा बर्तन है, ये वाला बर्तन है। अच्छा। ये बुरांस की लकड़ी की परात है। अच्छा। 102 साल का व्यक्ति था जिससे मैंने ये लिया। अच्छा। वो कहता था कि मैंने इसमें आटा गूंद के जो है रोटियां बनाई हैं। इसमें आटा गूंदते हाँ, थे। ये उनकी परात थी। ये क्या चीज़ है? ये पछान कुराड़ है। इससे पछान कुराड़ इससे अच्छा। पेड़ को चौकोर किया जाता था। अच्छा। ताकि उसके फट्टे निकल पाए। मतलब ये किसी घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो लकड़ी लाते थे उसको चौकोर करने के लिए, पेड़ को पूरा चौकोर करने के लिए। तो इसका मतलब ये तो 200 साल पुराना लग रहा है मुझे। इतना लंबा आदमी तो आज है नहीं कोई। 200 साल तो गजब है साहब। 50-60 साल आपके जो संग्रहालय में है सच में बहुत ही दुर्लभ है। और इसके साथ एक और भी ये खब्बा है। पहले जैसे लकड़ी होती है ना, इसको यहाँ पे इसको ऐसे और फिर इससे प्लान किया जाता था। इससे खब्बा देकर। पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, हाँ, जो मतलब आज दिखती नहीं है। ये टाट है। ये तेल निकालने की मशीन है, ये वाली। जी, ये तेल निकालते हैं इसमें। इसको इस टाइप से, इसमें जो हमारे चुल्लू है, खुमानी है, ये वाले, हाँ, उसके बीज को भून कर उसको जो है बारीक पीस लिया जाता है आटे के रूप में। फिर गूंथ के इसमें ऐसे गूंथ के वहाँ तक एक तरफ से इसको उठा के और फिर खूब मसला जाता है। महिलाएं उसको मसलती थी खूब और तेल एक जगह इकट्ठा हो जाता था। ये क्या चीज़ है साहब? ये घराट के नीचे लगता है। अच्छा। तो वो घिल्ली का काम करता है इसको। अच्छा। ये इसके साथ का एक पत्थर भी है, ये इसमें ऐसे लगता है। जी। और ये घराट में ऊपर लगता है, यहाँ पंखे लगते हैं। अच्छा। और ये देखो इसमें एक ये हाँ। पत्थर का है, ये वाला। हाँ, ये पत्थर है इसमें अटकाया हुआ। और ये पत्थर के ऊपर घिर्री का टाइप का ये घूमता है। इस टाइप से ये घूमता है। और ये पूरा घराट को घुमाता है। अच्छा। हाँ, तो ये घूमने के लिए आता है, यानी कि पंचकी। हाँ, पंचकी का कार्य करता है। और इसका ये नीचे ये पत्थर है, इसके ऊपर ये खड़ा होता है इस टाइप से, तो ये घूमता रहता है। भाई आप उसे बोलिए क्यों? ये इस टाइप से लगता है ऐसे करके, तो ये फिर घूमता रहता है इस टाइप से।
पत्थर ये बेरिंग का काम कर रहा है। ये पानी से घूमेगा जब हाँ, इसको पानी हाँ, पड़ेगा। यहाँ पे ये पंखे लगेंगे। हाँ। तो यह पानी ऊपर से छोड़ा जाता है तो ये इस टाइप से घूमता है। इतना लंबा पायजामा मैंने पहले बार देखा, ये क्या चीज हुआ? ये असल में एक हमारे यहाँ विश्व मेले में ठोठा नृत्य होता है। अच्छा। तो उसमें इसको पहना जाता है और चूड़ीदार पजामे की तरह पहना जाता है, और एक आदमी को पहनाने के लिए 2 लोग और लगते हैं, तो उसको पहनाया जाता है, कस कस के चूड़ियाँ बनाई जाती हैं ताकि जब धनुष से उसको वार किया जाए घुटने से नीचे तो ज़्यादा तो चूड़ता नृत्य धनुष के साथ होता है जी, ताकत आजमाई जाती है। हमारे सामने बहुत दुर्लभ वस्तुएं दिखाई दे रही है, ये क्या करके आप जरा बता देंगे क्या क्या चीजें हैं? जी, ये भाला है जी, है ना, जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा। और इसमें लकड़ी लगती थी यहाँ से। अच्छा। और दुश्मन को मारने के काम आते थे ये। अच्छा। ये भाले अपनी सेफ्टी के लिए ये भी यूज धनुष करते पे या अच्छा ऐसे नहीं, भाला वैसे भाले जी। और धनुष वाली बात की आपने, तो ये तरकस है जो अच्छा। पीछे लगाए जाते थे, और इसके अंदर जो है ये तीर और बाण ये वाले। अच्छा। इसमें ये तीर है और ये बाण है। ये हम बाण और तीर को एक साथ समझते हैं ना। अच्छा। ये तीर है, ये तीर है, ये बाण है। बाण है, अच्छा। तो ठीक है। इसके अंदर ये रखे जाते थे। और ये तराजू है, इसको नर्जा कहते हैं। ये अच्छा। 4 किलो तक तोलता है, मतलब यहाँ पे बाहर लटकाया जाता है और इसको आगे पीछे करके वजन का पता किया जा सकता है। ये ऊन तोलने का स्पेशल होता था। अच्छा। 4 किलो का। और ये इतना बड़ा? ये ताला है, अच्छा। लोहार का बना हुआ। हाँ। अपने हाथ का। और ये इसकी चाबी है, इस टाइप से ये खुल के बाहर आता था, तब यहाँ से लग जाता है। क्या ये बात, लोहार का बनाया हुआ है। बहुत सुंदर। इधर ये कुछ सिक्के दिख रहे हैं जी, ये जो है इसमें जब सोने चांदी को तोलने वाले हैं, बहुत बारीक बारीक जो 1 ग्राम 2 ग्राम के बाट रखे हुए हैं। ओ हाँ, ये सिक्के रखे हुए हैं। ये अशोक कालीन से अब तक के सिक्के हैं इसमें। हाँ। इसमें चांदी के भी हैं, सोने के भी हैं, और अष्ट धातु वगैरह के भी कई प्रकार के सिक्के इसमें आज मौजूद हैं। ये विलुप्ति हो चुका है। ये बुलाक है, महिलाओं का स्पेशल नाक का ये गहना है। अब महिलाएं नहीं पहनती है इसको। और ये मुर्की भी अब नहीं पहनती है महिलाएं, इसको मुर्की बोलते हैं। ये भी नाक में? ना, कान की है। कान की। ये कान की है। ये मुरछंग है, ये भी अब विलुप्त है। ये इस ये टाइप कैसे से- बजता है? इस टाइप से बजता है। ये बाजा भी अब विलुप्त हो चुका है। और ये कुछ बाट दिखाई दे रही है इधर की। हाँ, ये शेर है। ये अच्छा। अंग्रेजों के टाइम पे चलते थे। ये कैसा? ये शेर बोलते हाँ। हैं इसको। हाँ, ये- ये 100 ग्राम के है, 150 ग्राम, 250 ग्राम, इस टाइप से है ये। अच्छा। ये अब नहीं है? अब नहीं, अब ये चलन से बाहर हो गया है। ये मानक से बाहर कर दिए गए हैं इनको। बहुत कुछ है। ये कुछ ये लकड़ी के जो गोल गोल दिख रहे हैं मुझे। ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। ये ढपली है। अच्छा। हम लोकल भाषा में खांजरी बोलते हैं। लकड़ी की है, अपने आप बनाई है। बस यहाँ पर खाल मड़ी जाती है, उसको चिपकाया भी उड़द की दाल से जाता है। उसमें कोई और चीज़ नहीं लगती, उड़द की दाल से चिपकाया जाता खाल है। को? हाँ, अच्छा। मेमने की खाल को इसमें लगाते हैं तो ये बजती है। बड़ी दुर्लभ वस्तुएं आपने इकट्ठी की है। मेरे हाथ में है ये अभी असमिया बाजा। इसको इस टाइप से बजाते हैं। ये भैंस के सींग का है। ये मैंने आसाम से लाया है। और इसके साथ में ये मिट्टी का बना हुआ है उनका, ये भी वहीं का है। ये मिट्टी का है, ये भी बाजा है। इसको इस टाइप से बजाते हैं, मतलब इस टाइप अद्भुत। से। अद्भुत है जी। ये उनका मोरछंग है, असम वालों का। हाँ। अद्भुत। और ये बेम्बो से बना है। और हमारा मोरछंग जो है हाँ। ये लोहे से। लोहे से बना है। ये अद्भुत। पीतल का भी होता है। अद्भुत संकलन है।
सुरेंद्र जी, बहुत ही सुंदर और बहुत दुर्लभ, यानी कि जो वस्तुएं आपने वहाँ पे रखी है, अमेजन। श्री सुरेंद्र कुमार का एक और महत्वपूर्ण कार्य है भाषा संरक्षण। उन्होंने SCERT के लिए जौनसारी शब्दकोश तैयार करने में योगदान दिया है, जिससे क्षेत्र की मौखिक परंपराएं और लोक शब्द लुप्त होने से बच सकें। और अब वे स्वयं अपने प्रयासों से एक विस्तृत जौनसारी शब्दकोश प्रकाशित करने जा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस भाषा का जीवंत दस्तावेज बनेगा। सुरेंद्र जी, अभी हमने आपका इतना बड़ा संग्रहालय देखा और उसके साथ साथ जो हमें जानकारी मिल रही है कि, और ये भी पता चला कि आपने जौनसारी शब्दकोश पे काम किया है, जो SCERT और डाइट के साथ मिल करके, और मौखिक शब्दकोश है, तो उसको बनाने में, उसको तैयार करने में किस तरह की चुनौती आपके सामने आई? किसी भी बोली को संकलन का रूप देने के लिए, एक शब्दकोश का रूप देने के लिए जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो है वहाँ की स्थानीय जो बोली है उसके जो शब्द हिंदी में मिल गए हैं उनको पहचानना, और जो मात्रा की त्रुटियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्योंकि अमूमन हम शब्द बोल देते हैं, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो ऐसा लिखना चाहिए कि जो दूसरी भाषा का पढ़ने वाला है वो उस भाषा का भी जो उच्चारण है वो सही से कर पाए उसी भाषा में, जिस भाषा में हम लिख रहे हैं। तो एक तो ये था, और दूसरा कि हमारे शब्द खो चुके हैं और हम उसको कतार में लगाना, पहले अ के फिर आ के और मात्रा की, तो बहुत बड़ी चुनौती थी ये तो रहा कि SCERT और डाइट के साथ मिलकर के आपने जौनसारी शब्दकोश के लिए काम किया है, पर अपना भी खुद आप एक जौनसारी शब्दकोश तैयार कर रहे हैं, तो इसकी क्या विशेषता होगी? अपना जो मेरा शब्दकोश है उसमें स्पेशल ये है कि उसमें मैं जौनसारी, बावरी, बंगाणी और रवाल्टी को भी शामिल करते हुए हिंदी, इंग्लिश और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट को भी शामिल करूँगा। अभी मेरे पास जौनसारी और बावरी के और बंगाणी के जो है 12,000 शब्द हो गए हैं। उसको 2,000 और करके फिर उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से जो है डबल आ रखे हैं, उनको हटाकर मैं 10,000 जो शब्द है उसका शब्दकोश जल्दी आ जाएगा। ये शब्दकोश तैयार हो जाएगा, लोग इसको पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि भाषा संस्कृति के जो शब्द तैयार हो रहे हैं उसको पढ़ने से समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का माहौल बनेगा? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो है शब्द कम होते जा रहे हैं, पारंपरिक शब्द हमारे ख़त्म हो चुके हैं। उनको जब हम एक किताब में लिखेंगे तो उसको पढ़कर उसका उपयोग होगा, और भाषा का संरक्षण तभी संभव है जब आदमी बोले। लेकिन ये जो शब्दकोश है वो रिसर्च के लिए, और भाषा कैसे बनी, ये जो है कैसे ख़त्म हुई, इसके रिसर्च के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स काम आएगा। केवल संस्कृति ही नहीं, सुरेंद्र कुमार ने प्रकृति की धरोहर को भी सहेजा है। उन्होंने जौनसार क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोतों, नौलों के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। ये नौले केवल पानी के स्रोत नहीं, बल्कि समुदाय की एकता, जीवन और लोक विश्वास के प्रतीक हैं। सुरेंद्र जी, आपने जौनसार क्षेत्र के पारंपरिक जल स्रोतों पर भी काम किया है, इनके सांस्कृतिक और पर्यावरण के महत्व के बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने ये जल बीजें कार्यक्रम के अंतर्गत एक योजना बनाई और यहाँ के पारंपरिक नौलों को पुनर्जीवित और उसको जो है सौंदर्यीकरण करने का एक बीड़ा उठाया था, जिसमें मैंने 101 जल स्रोतों का सौंदर्यीकरण किया। और पहले मैं अकेला था, फिर परिवार को जोड़ा, फिर अपने छात्रों को जोड़ा, और बाद में हम 30 से 35 लोगों का ये जो है ग्रुप बन गया था। और इसको देखते हुए यूथ सर्ग ने भी मुझे 10,000 रुपये की धनराशि से राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया। और बच्चों में ये प्रेरणा आई कि हाँ, हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, जल कितना अमूल्य है, इसको भी बच्चों ने उस कार्यक्रम के अंतर्गत जाना। और इसी के साथ में मैंने जो टॉन्स नदी है, टॉन्स नदी के संगम से लेकर और नेटवाड़ उसके उद्गम तक के जितने भी इसमें संगम आते हैं, उन संगमों को अपने कैमरे में कैद किया और उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ। ये भी जल संरक्षण का कार्य करेगा आगे जाके। इसी के साथ उन्होंने हिमालयी पुष्पों का एक हर्बेरियम भी तैयार किया है,
जहां दुर्लभ वनस्पतियों और फूलों का वैज्ञानिक संकलन किया गया है। यह प्रयास पर्यावरण शिक्षा और जैव विविधता के अध्ययन में एक अमूल्य योगदान है। ये तो रही हिमालय की लोक संस्कृति और संरक्षण और संग्रहालय की बात। इसके अलावा भी आप हिमालय में उगने वाले फूलों की हर्बेरियम पे आप काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं? पंचुली जी, मैंने उत्तराखंड और हिमाचल के 1000 फीट से 8000 फीट तक के पुष्पों को वहाँ से तोड़कर लाया और उनको सुखाया। सुखाने के बाद में उसको लेमिनेट किया। लेमिनेट करने के बाद उसको कांच की फ्रेम में तैयार किया और तैयार करने के बाद उस पुष्प का जो क्योंकि सूखने के बाद उसका कलर बदल जाएगा, तो उसका एक फ़ोटो और इस टाइप से उसका एक फ़ोटो और ओरिजिनल पौधा और उसका एक बारकोड उसकी सूचनाओं के साथ अंकित किया। इसके बाद इसको जो है मैं जगह जगह पर उत्तराखंड लोक विरासत में या किसी विद्यालय में मैं इसकी प्रदर्शनी लगाता हूँ, ताकि बच्चे फूल का महत्व समझ पाएँ। क्योंकि फूल जीवन में देखने से कितनी खुशी होती है और हम कितने कीट पतंगे उसमें परागण का काम करते हैं। अगर 2 साल तक जो है फूल ना लगे तो हमारे जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और जब हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो वो दोनों तरह के कीड़े मर जाते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी कीड़े जो हैं किसानों के दुश्मन होते हैं, मांसाहारी कीड़े किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि वो उन कीड़ों को खा जाते हैं। तो हमारी फसलें सही होंगी अगर हम फूलों का ध्यान दें। सुरेंद्र कुमार का योगदान इस बात का प्रमाण है कि समर्पण और लगन से व्यक्ति समाज की दिशा बदल सकता है। एक शिक्षक, शोधकर्ता और लेखक के रूप में श्री सुरेंद्र कुमार लगातार अपनी लेखनी से भी हिमालय की संस्कृति को स्वर दे रहे हैं। उनका लेखन लोक संस्कृति, भाषा और प्रकृति के उस अद्भुत संगम को व्यक्त करता है जो उत्तराखंड की पहचान है। सुरेंद्र कुमार का मानना है, संस्कृति का संरक्षण केवल संग्रहालयों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में होना चाहिए। हिमालय की गोद से उठी यह प्रेरक गाथा बताती है कि एक शिक्षक यदि चाह ले तो शिक्षा ही नहीं, संस्कृति का भी संवाहक बन सकता है। सच्चे अर्थों में सुरेंद्र कुमार उन व्यक्तित्वों में से हैं जो शिक्षा को समाज की सेवा से जोड़ते हैं और संस्कृति को जीवन का उत्सव बनाते हैं। आप एक लेखक भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो आप अपना शोध को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं एक शिक्षक के तौर पे? लेखन में अभी पहला शब्दकोश तैयार हो रहा है। इसके बाद में यहाँ की जो विरासत है, उस विरासत में खोज करके जितने भी यहाँ पर गढ़ हुए हैं, उन गढ़ों का एक विश्लेषण तैयार करूँगा और उनकी एक किताब के रूप में लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो विरासत से जुड़ाव कर पाएँ और अच्छी तरह से उसका अध्ययन करें, उस पर भी आगे शोध हो, ताकि यहाँ के जो चीज़ें हैं, जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको वो मानने से ज़्यादा जानने में विश्वास करें। तो ये मेरा इस टाइप का मेरा एक बुक लेखन का प्रयास रहेगा। हिमालय संस्कृति संरक्षण को संजोने के लिए आगे आपकी क्या योजना है? शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। वास्तविक शिक्षा वो है जो बच्चा या विद्यार्थी समझकर, देखकर और अनुभव करके अर्जित करता है। यहीं से संग्रहालय की भूमिका आरंभ होती है। लोक संग्रहालय किसी भवन में रखी हुई वस्तुओं का संग्रह नहीं है, अपितु समाज की स्मृतियाँ, संस्कृति की आत्मा और इतिहास का जीवंत कक्ष है। जब कोई विद्यार्थी संग्रहालय में रखे हुए अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र और वहाँ के वाद्य यंत्र, वहाँ की पारंपरिक वस्तुओं को देखता है, तो वो केवल उसके इतिहास को नहीं देखता, उससे जीवंत अनुभव लेता है। लोक संग्रहालय हमारी जड़ों को जोड़ते हुए आज विद्यार्थी आधुनिक तकनीक से जो जुड़ा है, परंतु अपनी लोक परंपराओं को धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। अंत में यही कहना चाहूँगा
कि लोक संग्रहालय शिक्षा के वो दीपक हैं जो अतीत की रोशनी में वर्तमान को प्रकाशित करते हुए भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। आइए हम सब मिलकर लोक संग्रहालय को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाएं और अपनी समृद्ध लोक विरासत को अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाएं। संस्कृति जीने से बचती है, ना कि देखने से। उसको जिएं और अपने जीवन में उतारें। सुरेंद्र जी, अपने जीवन और कार्य को आप एक वाक्य में कैसे परिभाषित करेंगे? मैंने अपनी संपूर्ण जमा पूंजी से एक संग्रहालय बनाने का निश्चय किया है और जिसका 60% तैयार भी हो चुका है। और ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब यहाँ पर विद्यार्थी शोधकर्ता आएंगे और हमारे जौनसार बावर और उत्तराखंड के बारे में जानेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही मेरी इच्छा भी है कि लोग आएँ और यहाँ पर रिसर्च करके वास्तविकता को जानें। आपने इतनी सारगर्भित और लोक संस्कृति की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश उत्तराखंड सलाम करता है समर्पित शिक्षक श्री सुरेंद्र कुमार को, जो हिमालयी संस्कृति, भाषा और प्रकृति की विरासत को संवेदनशीलता और समर्पण से आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ लोक संस्कृति के संरक्षक सुरेंद्र कुमार आर्यन जी। आशा करते हैं आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली कड़ी में ऐसे किसी दूसरी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।